सो हेलो मेरे जेई और नीट के प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस कॉन्टिन्यूटी सीरीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। ये अचीवर्स एक्सप्रेस की जो जर्नी हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जो है जेई और नीट, उसके लिए आप लोगों का स्वागत है। और मैं यहां पे पेश करने वाला हूं आज के लिए द प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2। अर्लियर सेशन में मैंने आपको कुछ 4 टॉपिक करवाए थे सॉलिड स्टेट के, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज थे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन थे। उसके अलावा मैंने यूनिट सेल एंड क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाए, बाद में क्यूबिक लैटिस को डिस्कस किया था, उसके वेरिएशन डिस्कस किए थे, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी एंड बॉडी सेंटर्ड। आज के इस लेक्चर में जो प्रीवियसली मैंने वीक में 3 आपको टॉपिक कराए, उसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बिफोर स्टार्टिंग पहला काम तो गाइस ये कर लीजिए कि ये जो एमआई ऐप है इसे डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको देता है लर्न, प्रैक्टिस एंड टेस्ट की दुनिया का एक अनोखा सफर, जहां पे आप ट्रेवल करके अपनी सक्सेस जर्नी को अचीव कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे। बिफोर गोइंग टू दैट, पहले आ जाते हैं आज के लेसन में कि यहां क्या सीखने वाले हैं। यहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर 9 इयर्स के अंदर कितने क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे गए, उनमें से हम लोग जेई और नीट के कुछ क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। और वहां पे आने से पहले जान लो कि ये बेसिकली क्वेश्चन किस किस टॉपिक पे बेस्ड है, जैसे सिमेट्री ऑफ क्यूबिक सिस्टम, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स और डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल में से हम लोग आज कवर करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और एकदम ब्लाइंड फॉल क्वेश्चन, मतलब मैंने बस रैंडमली पिक किए और मैं आपके सामने लेके आया हुआ हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज जेई मेन 21 2021 जेई मेन का ये क्वेश्चन आपके लिए यहां पर है। देखिए स्क्रीन पे, देखिए क्या कहा गया है इसके अंदर। इसमें कहा गया है कि एक सर्टेन एलिमेंट जो होता है ये क्रिस्टलाइज होता है किस फॉर्म में, बीसीसी के अंदर, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर। और इसकी जो एज लेंथ है वो दी हुई है 27 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 to the power -10 मीटर। इफ द सेम एलिमेंट अंडर दी सेम कंडीशन क्रिस्टलाइजेस इनटू एफसीसी, अगर यही हाइपोथेटिकली सोचें कि एफसीसी में होता तो उसके लिए एज लेंथ कितनी होती एंगस्ट्रॉम में, बताइए। तो क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है और इजी भी है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए था कि आप लोग पढ़ के आए पैकिंग एफिशिएंसी, जो प्रीवियस चैप्टर में मैंने कवर करवाई थी। देखिए गाइस, इसमें 2 कंडीशन ले लीजिए। नंबर 1 कहां पे खेलेंगे हम लोग, एक खेलेंगे प्लेटफॉर्म पे जहां बीसीसी प्लेटफॉर्म है, नंबर 2 खेलेंगे जहां पे हमारा एफसीसी प्लेटफॉर्म है। लेकिन इन दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, पार्टिकल की पोजीशंस क्या है, और एक रिलेशनशिप बिटवीन द एज लेंथ ऑफ द क्यूब और पार्टिकल की रेडियस का क्या होता है। यहां पे हमें पता था कि पार्टिकल्स बॉडी के डायगोनल के थ्रू टच करते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे बॉडी का डायगोनल, जिसे √3a बोलते हैं, वो होता है 4r। सिमिलरली अगर बात करें एफसीसी की, तो वहां पे एक फेस डायगोनल के अलोंग पार्टिकल टच कर रहे होते हैं। फेस का डायगोनल कितना होता है बेटा, √2a आपको सिखाया हुआ है, और ये किसके इक्वल होगा, 4r के इक्वल। इसने बोला कि सारे कंडीशन सिमिलर हैं। अगर सारे कंडीशन एक ही जैसे हैं, सेम है, इसका मतलब पार्टिकल का साइज कभी वेरी नहीं करेगा। पार्टिकल एक राउंड शेप का हम लोग इसको अज्यूम करके चल रहे हैं, और स्फेरिकल होने की वजह से इसकी रेडियस फिक्स रहेगी। लेकिन चेंज क्या होने वाला है, चेंज हो जाएंगे इनके पैरामीटर्स, यानी एजेस, एज लेंथ चेंज हो जाएगी, क्यूब के पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। मान लेता हूं कि ये बीसीसी, इसलिए इसको ए भी लिख देता हूं, और यहां पे अगर मैं मान के चलूं एफसीसी के अंदर, मैं इसको बोल देता हूं ये है एएफ। जब मैं इसमें रेडियस की वैल्यू निकालूंगा तो यहां पे रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे सर यहां पे रेडियस की वैल्यू आ रही है √2af/4, और यहां पे कितना निकलेगा आर की वैल्यू, आप बोलेंगे कि सर रेडियस ऑफ पार्टिकल आ रही है √3ab, यानी एज लेंथ ऑफ द बीसीसी यूनिट सेल डिवाइडेड बाय 4। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को। मुझे यह भी पता है कि भाई साहब ये दोनों रेडियस जो है पार्टिकल की, दोनों सेम है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे सेम नहीं हो, ये दोनों जो हैं ये क्या है, सेम है बेटा। अगर ये दोनों सेम है तो आप क्या कह सकते हैं कि सर यहां पे इन दोनों के थ्रू हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं एएफ और एबी के अंदर। क्या आएगा बताओ, मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि मुझे जो एफसीसी का निकालना है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3ab डिवाइडेड बाय, अच्छा 4 से 4 तो कैंसिल हो ही गया, ये इधर आ जाएगा अपॉन √2। तो यानी √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, मल्टीप्लाइड बाय ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 27 एंगस्ट्रॉम। यानी फाइनल आंसर आपका भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। लेकिन हमें पता है कि भैया ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो ये 1 से थोड़ा बड़ा है, तो ये 1 से थोड़ा बड़ा होगा तो आपकी वैल्यू भी जो आएगी 27 से थोड़ी बड़ी आएगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जब ऑप्शंस को जाएंगे तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और ये वैल्यू जो है
ये वैल्यू कुछ 1.4 या आसपास ऐसे कुछ होगी, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 30 भी नहीं होगी, थोड़ी बड़ी होगी। 32 और 33 में मुझे भी कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन को हम लोग नहीं रखते, जैसे एक वैल्यू पिक करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। इनकेस अगर गलत होगा तो हम लोग रीट्राई कर लेंगे, लेकिन ये सही निकला, मेरा गैस बिल्कुल सही गया। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया, काफी अच्छे आंसर्स निकाले। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये है जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन। प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ के देखिए क्वेश्चन को और इसको ट्राई कीजिए कि क्या आंसर आप निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जेईई मेन 21 का। कहा गया है कि एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, वो क्रिस्टलाइज हो रहा है सीसीपी के अंदर। क्या होता है भाई साहब सीसीपी? हमें ऑलरेडी पता है कि सर सीसीपी जो होता था वही तो एफसीसी था, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। ये जो है बेसिकली इसकी एज लेंथ जो दी हुई है वो दी हुई है 0.4518 नैनोमीटर। दैट मीन्स एज लेंथ कितना दिया हुआ है? ए इज इक्वल्स टू 0.4518 नैनोमीटर का मतलब आप समझते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर, या मैं कह सकता हूं 4.518 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा ये? 10 मीटर। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं यहां पे। तो यहां पे ये जो वैल्यू है ये आपको दे दी है इसकी एज लेंथ की। अब बोला गया है कि ये हैज बीन रिवील्ड बाय एम्प्लॉइंग एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। तो ये एक तरीका है जिससे पता की गई थी एज लेंथ। आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ द कॉपर कॉम्प्लेक्स इज 7.62 ग्राम पर सीसी। अच्छा, सीसी में देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको डेंसिटी के मिले थे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कराया था, उनमें आपको सेंटीमीटर्स में डील करा जाएगा, तो इसे आप सेंटीमीटर में ही ले लें। कितना हो जाएगा गाइस? ये बन जाएगा 4.518 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8, ठीक है ना, सेंटीमीटर। भाई -10 था तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर में लाने के लिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻2 पॉजिटिव होगी, -10 था, -8 बच जाएगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अब बात करते हैं इसकी कि कहा गया कि द मोलर मास कितना होगा। डेंसिटी दे दी तो बोला गया मोलर मास कितना होगा। पूरे दुनिया में सबसे इजी फॉर्मूला अगर कोई बना हुआ है 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री का या जेईई नीट की फॉर्मूला, वो है डेंसिटी का फॉर्मूला। क्या होता था? D इज इक्वल्स टू mz अपॉन Na इंटू ए क्यूब। करेक्ट, कराया था मैंने ये फॉर्मूला आपको। तो यहां पे आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला गया? बोला है मोलर मास। तो मोलर मास कितना बन जाएगा बॉस? आप बताइए मोलर मास कितना बन जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय Na। Na क्या है अपने पास में? आपका एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब अपॉन z। करेक्ट। तो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां पे। डेंसिटी कितना दिया हुआ है आपको? डेंसिटी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 7.62 ग्राम पर सीसी, यानी लिख दीजिए यहाँ पे 7.62 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी में तो सारी बातें हम लोग भी ग्राम पर सीसी में ही करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय Na। Na कितना होता है बेटा? 6.022 10⁻23, इतना ले लेता हूं तो 6 ले लिया मैंने उसे। थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करूंगा मैं, प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा सीखें कैसे कैलकुलेशन की जाती हैं। उसके बाद में ए क्यूब, तो ए कितना है? 4.518। तो मैं सिंपली इसको ले लेता हूं कि लेट से 4.5 है और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 और इसका होल क्यूब कर देंगे, तो ये पावर तो -24 हो गई, डिवाइडेड बाय z की वैल्यू कितनी होती थी? z कितना होता है गाइस? मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वैसे सभी लोग सही लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग इस चीज को बहुत ही बेसिक क्लासेस में ही बेसिकली अटेन कर चुके हैं कि यहां पे z का मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एफसीसी या सीसीपी यूनिट सेल के अंदर कितने होते थे? 4, और वो भी मैक्सिमम है। सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर में 2, एफसीसी में 4 जो कि मैक्सिमम है क्यूबिक के किसी भी वेरिएशन में। तो यहां पे डिवाइडेड बाय कर देंगे z यानी 4। बस बेटा इस वैल्यू को अगर हम लोगों ने सोल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको सोल्व करने का, कितना जाता है ये। तो देखिए ऑलमोस्ट ये कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा क्योंकि ऊपर 8 लिखा हुआ है। 8 के आसपास की वैल्यू ना, मैं थोड़ा सा रफ कैलकुलेट कर रहा हूं इसे। यहां पे इसी को यहां पे ले आइए, 2 मिल गया, यहां पे 6 है, तो ये कितना हो गया? 12 इंटू 4.5 का क्यूब क्या होगा? अगर मैं मान लेता हूं कि 5 के इक्वल होता तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है? 125। कितना होगा? 125 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे 10⁻23 है, यहां पे 10⁻⁻24 है, बच गया -1, यानी यहां पे बच गया 10⁻⁻1। यहां पर कोई डाउट नहीं अभी तक किसी चीज में।
एक ये वैल्यू जो है इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू जो है ये एक्चुअल में थोड़ी बड़ी आएगी। जो मुझे वैल्यू निकालनी है x में, मान लीजिए मेरा आंसर है, तो x से ये जो आएगा ना, ये थोड़ा सा क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे भी वैल्यू बढ़ा दी, वहां पे भी उसको 5 कर दिया। तो हमें देखना है कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो उससे जस्ट थोड़ा कम कर देना है। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसको आप ट्राई कीजिए। 12 कितना, 60 करीब 1500, मतलब मैंने जो आंसर निकाला वो ऑलमोस्ट 150 निकाल दिया। और वो 150 क्यों निकला है? क्योंकि 150 के लिए हम लोगों ने ये मशक्कत की थी कि हमने वैल्यूज को हायर ले लिया था। तो यानी आपका आंसर 150 से तो कम आने वाला है। अब 150 से कम के ऑप्शन भी अपने पास ऑलमोस्ट आ रही हैं। कौन से नहीं होंगे? एक तो ये नहीं होंगे क्योंकि बहुत ही लीस्ट वैल्यू मिल रही है, करेक्ट। तो इनमें से हमें पिक करना है। मैं रैंडमली यहां पे चेक करके देखूंगा कि यहां पे आंसर क्या आ रहा है। अगर मैं 106 लेके चलता हूं या 103, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी गाइस। तो हमेशा कैलकुलेशन जो होंगी, अगर मान के चलिए यहां पे भी दिया हुआ है 6.022, यानी इसका मतलब ये होगी कि ये डीप कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। आप डीप कैलकुलेशन जब करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, मेथड आपको पता है, जब आप पुट करेंगे वैल्यूज, तो इनमें से कोई भी आंसर आएगा। चेक करके देख लेते हैं। इनकेस अगर हमारी कैलकुलेशन गलत होती है तो विल रीट्राई एंड सोल्व इट। एनीवेज ये सही था, मजा आया। J21 का क्वेश्चन इतना आसानी से सोल्व हुआ, लेकिन इसके लिए आपके कैलकुलेशन बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, टू द पॉइंट कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। मेरी जर्नी जब मैंने स्टार्ट की थी जेई की, जब मैं 2011 में अपना जेई का एग्जाम दे रहा था, तो मेरे टाइम में जेई का एग्जाम नहीं होता था, आईआईटी का एग्जाम होता था। तो इस आईआईटी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्वेश्चंस तो आते थे ऑलमोस्ट इतने ही, लेकिन आपको क्या करना होता था, ये मेक श्योर करना होता था कि आप सही टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर सकें। तो कैलकुलेशन हमेशा मुझे अपनी बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ी। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर्स और ये सब चीजें, इट्स ऑलवेज गुड ऑप्शन कि आप थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन करें, थोड़ा सा नियर बाय कैलकुलेशन करें। जहां जहां पे स्कोप होगा कैलकुलेशंस को अवॉइड करने का वहां पे अवॉइड कीजिए, और जहां पे आपको लगता है कि एग्जैक्ट करने की जरूरत है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, वहां पे आपको करके ही निकालना पड़ेगा, वहां पे गुने भाग ही करने पड़ेंगे। यू कांट गो फॉर एनी ऑल्टरनेटिव। J21 थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए पेश है। स्टार्ट कर दीजिए करना। मैं थोड़ा इसका मीनिंग समझा देता हूं। कहा गया है कि भैया या यूनिट सेल है कॉपर का, और इसके अंदर बेसिकली इट करस्पॉन्ड्स टू एफसीसी। यानी देखो, मेनली क्वेश्चन मैंने आपको जिस दिन मैं ये पढ़ा रहा था तभी बताया था कि सारे क्वेश्चंस में से 99% टाइम क्वेश्चन जो आते हैं ना वो ऐसे आते हैं एफसीसी के ऊपर। यानी यहां से एक चीज मिल गई, Z=4 है, और एज लेंथ जो दी हुई है वो 3.59 के आसपास दी हुई है। तो 3.59 मतलब ए हो गया आपका, और विद 1 कॉपर एटम टू ईच लैटिस पॉइंट। बहुत ही अच्छी बात है। उसने क्या बोला है कि विथ 1 कॉपर एटम एट ईच लैटिस पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक ही एटम रहेगा हर एक लैटिस पॉइंट पे। द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज दिस मच। कितना दिया हुआ भैया? अच्छा, कैलकुलेटेड डेंसिटी इससे हमसे पूछी गई है, और इसमें मोलार मास दिया हुआ गया है, एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है। अरे भाई, मैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बनाया था कि एक ही रामबाण है। यहां पे क्या रामबाण है? सिंपली एक ही रामबाण हमारे पास में कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू mz/na इंटू ए क्यूब। बस यही लगाना है हर जगह पे, और बस सारे आंसर्स को एंजॉय करते हुए चलना है। तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला लगा दो। डेंसिटी उसने पूछी है। मोलार मास आपके सामने कितना है भैया? 63.54। क्या होता था बेटा? इसकी यूनिट क्या होती थी? ग्राम पर मोल। यानी एक मोल के अंदर इतना ग्राम मास होगा कॉपर के। Z की वैल्यू कितनी होगी? Z मैंने बताया कि एफसीसी के लिए मैक्सिमम होता है 4। Na क्या होता था? Na का मतलब होता था आपका एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू यहां पे दी हुई है। उसने बोला 6.022। बेटा यहां तो फिर वही कहानी हो रही है, यहां पे एग्जैक्ट सटीक कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी आपको। कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर पता करके टिक कर दूंगा। तरीका मैं आपको यहां पे सिखाई दूंगा। और मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब। तो देखो गाइस, जनरली क्या होता है ना, पहले देखो उसने केजी पर मीटर क्यूब में करवाया। उसने किस में लगवाया अपन से आंसर? केजी पर मीटर क्यूब। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो मास होगा ना उसको ले लीजिए केजी के अंदर, और जो आपकी डायमेंशन दी हुई है, जो ए की वैल्यू दी हुई है आपको ए, उसको आप किस में ले लेंगे? मीटर क्यूब के अंदर। मीटर के अंदर ले लेंगे, मतलब क्यूब क्या, क्यूब तो वहां पे होता ही है डिनोमिनेटर में। उसके अलावा जेड तो एक नंबर है, नंबर को कहीं भी चिपका दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला मास किस में लिया अपन ने? ग्राम में। तो क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, यानी ये किस में आ गया? केजी में आ गया। करेक्ट। अब आ जाओ यहां पे मीटर्स में लेंगे किसको? ए को। ए कितना दिया हुआ था? 3.59। तो 3.59 जो है उसको अप्रोक्सीमेटली 4 ले लेता हूं ताकि मेरे कैलकुलेशंस थोड़े से इजी हो जाए। मैंने उसको 4 ले लिया, इंटू 10⁻⁻10 करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ।
ऐसा क्यों करा अपन ने? क्योंकि एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, मुझे मीटर में लेना है। जनरली मैं किस में लेता था? सेंटीमीटर में, ताकि आंसर आए ग्राम पर सीसी, क्योंकि मोस्ट जो कन्वीनियंट यूनिट जो होती है ना सीजीएस में, वो हमारी होती है ग्राम पर सीसी। लेकिन हम लोग जो एसआई यूनिट की बात करेंगे वो कौन सी है? केजी पर मीटर क्यूब। और उसमें उसने आंसर पूछा है, तो हमसे जो पूछा वही देंगे ना यार, जबरदस्ती थोड़े कुछ और करके देंगे। यहां पे पुट कर दो वैल्यूज, यहां पे कितना आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। करेक्ट। चलो बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं रफ कैलकुलेट करके देखता हूं, देखते हैं कितना आंसर जाता है। तो यहां पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक 4 यहां से एक 4 कट जाएगा, तो यहां पे रह गया कितना? 4 इंटू 4 16 रह गया। वहां पे 10 टू द पावर माइनस 30 है, और यहां पे कितना है? 30 माइनस में, और ये 27, तो 7 रह गया। तो लिख लो इस वैल्यू को 63.54 अपॉन 6.022 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 23 में से ये माइनस हो गया 30, तो बच गया -7 ऊपर जाएगा तो बच गया 10 टू द पावर 4। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पे देखिए 7 है अपने पास में, 23 था और ये 30 है, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा ऐसे। अब हम लोगों को क्या करना है? सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व करना है। जब मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए 63.54 अपॉन 6.022। तो जब आप 6.022 को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है? 10 के आसपास मान लो। इन केस अगर 10 के आसपास अगर आ रही है तो आप बोलेंगे कि सर यहां पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलनी चाहिए? ऑलमोस्ट 10 से थोड़ी कम आनी चाहिए। मतलब मैं तो यहां पे देख रहा हूं कि एग्जैक्टली मैंने इसको क्या है कि 4 किया यहां पे, और ये वैल्यू जो है मैंने इसको 10 से कट कर दिया, तो थोड़ा सा मुझे वैल्यू ना इसकी ज्यादा या कम मिलनी चाहिए। तो जब मैं इसको चेक करूंगा, इस वैल्यू को पुट करके देखूंगा, तो मुझे क्या आंसर आता है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका आंसर जो है हिंट में एक बार चेक करता हूं, हिंट क्या दिया हुआ है। हिंट बोला कि अरे यार ये हिंट क्या है? मतलब ये तो जनरली एक वो हो गया आपके पास में फॉर्मूला, मतलब हिंट नहीं है तो सोल्यूशन ही हो गया। इसको आप पुट करके देखिए आंसर क्या आता है। J21 का आंसर है 9076, इसका आंसर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कूल, इट इज वेरी मच गुड टू गो। मजा आया। एक सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ क्या करवा रहा है? कैलकुलेशंस करवा रहा है। भाई कैलकुलेशंस में तो स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। करेक्ट। आगे बढ़ जाते आज के इस क्वेश्चन में जो एडवांस का है 2021 से, यानी पिछले ही कुछ 1-2 सालों में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जिसका नाम है जे एडवांस 2021, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके सामने। चलिए रीड आउट कीजिए इसको। इसमें क्या दिया हुआ है? इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए जो सॉल्ट बना हुआ उसमें केटाइन दिया हुआ है X, एनाइन दिया हुआ है, शोन बिलो, आयंस ऑफ ओनली 1 फेस आर शोन, मतलब एक फेस के आयन दिए हुए हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? पैकिंग फ्रैक्शन कितना रहेगा? अब इस चक्कर में पड़ जाना आप लोग, क्योंकि एडवांस वालों ने पूछा तो कुछ तो दिमाग लगाया होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी ये तो पैकिंग हमें फेस सेंटर जैसी दिखाई दे रही है। तो अगर ये फेस सेंटर की पैकिंग है तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास में 74%, और आप इसको टिक कर दोगे, और मैं बोल देता हूं यहां पे आपको मिल जाएगा -1। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको दिमाग यहां पे लगाना पड़ेगा कि एटम्स एक जैसे नहीं है। यहां पे अगर यहां पे भी y होता, यहां पे भी अगर y होता तब 74% करेक्ट हो जाता। लेकिन ये y नहीं है, x है। इसका मतलब 2 अलग अलग टाइप के एटम्स दिए हैं। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, देखिए टच कर रहे हैं इस तरह से, ये इस तरह से टच कर रहे हैं। यानी ये आप बोल सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू क्या है? 2 कैपिटल R। कैपिटल R किसकी है? मैं बोल देता हूं कि y वाला जो बॉल है उसकी रेडियस हो गई कैपिटल R, और जो x वाला जो है उसकी मान लीजिए स्मॉल r। करेक्ट। उनकी रिलेशनशिप हम लोग पता कर लेंगे आपस में कैसे रिलेटेड है। आ जाओ इसमें सॉल्व करने के लिए। A इज इक्वल्स टू 2r आ रहा है। आपको पता है कि ये आपस में टच कर रहे हैं इस तरह से। अगर मैं एक डायगोनल ले लूं इस तरह से, तो ये डायगोनल क्या बोल रहा है? डायगोनल का मतलब होता है √2a, और ये √2a किसके इक्वल है? ये इक्वल है इस पूरी लेंथ के। ये कितनी है देखो बेटा, ये r हो गया, ये कैपिटल R हो गया, ये इक्वल से 2r के, प्लस बीच वाला जो पार्टिकल है x वाले पार्टिकल का पूरा डायमीटर ले लो। डायमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ सिंगल r। क्या इसमें कोई भी कंफ्यूजन है किसी को? अभी तक कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसके बाद में आप क्या करेंगे? हमसे उसने पूछा क्या है कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन बताइए। तो किसी भी पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस a की वैल्यू को r के टर्म्स में चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे? यहां पे देख लीजिए इस तरह से। हमें सबसे पहले इसमें रिलेशनशिप निकालना है। तो ये जो आपके सामने दिया हुआ है, ये 2r प्लस 2r जो हो गया, ये √2a के इक्वल है। a की वैल्यू आपको 2r दी हुई है, यहां पे पुट कर दीजिए। तो यहां पे बन गया 2√2। करेक्ट बेटा, यहां पे 2r मैंने पुट कर दिया। तो यहां पे 2√2r इक्वल्स टू क्या बन गया? 2r प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल r। यानी मैं यहां से एक तरीके से वैल्यू निकाल सकता हूं किसकी? स्मॉल r कैपिटल R के टर्म्स में कितना आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कितना आएगा?
ये माइनस ये, तो कितना बन जाएगा देखिए, 2 कॉमन ले लीजिए, √2 - 1 आ जाएगा और r कैपिटल का यहां पे रह जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती थी, यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, √2 की वैल्यू होती थी 1.414, यानी आपको मिल गया 1.414 - 1 इक्वल्स टू 0.414 r। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। यहां पे एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गड्ढा था या जो वॉइड था, जो एम्प्टी स्पेस था, उसके अंदर जो r पार्टिकल था उसकी रेडियस 0.414 के इक्वल है। अब आते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, z की बात करें, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं भाई बताओ। y कहां पे रखा हुआ है, कॉर्नर के ऊपर, कितने कॉर्नर्स होते हैं 8, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय कितने हो जाएंगे बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स y के पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे सर, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन 1 का होता है, यानी ये कितना बन गया 1 हो गया, ये y कितना हो रहा है 1। दूसरी चीज अगर मैं बात करूंगा x वाले की, तो x कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, फेस के सेंटर पे। एक फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता था, हाफ। कितने फेस सेंटर टोटल 6, तो आप बोलेंगे सर 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ कितना आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल x कितने हैं 3। तो आप बोल सकते हैं कि सर इस पूरे इसके अंदर अगर z निकालेंगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आपको 2 टर्म्स में आएंगे, डायरेक्टली नंबर नहीं मिलेगा, 2 आएंगे कि सर इसमें टोटल y 1 है और x कितने 3 है। क्या मैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानता हूं, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी अपॉन 100 एक पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर पैकिंग फ्रैक्शन की मैं बात करूं, पीएफ की मैं बात करूं, तो वो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एंटायर यूनिट सेल, और दैट मल्टीप्लाई बाय 100 होता था एफिशिएंसी, और अगर 100 से नहीं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन, करेक्ट फ्रैक्शन। तो यहां पे आप पता कर लीजिए y ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। सिमिलरली आप x के लिए सॉल्व कीजिए, प्लस कितने नंबर ऑफ x हैं आपके पास में, x टोटल है आपके पास में 3, कितना वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई। अब स्मॉल r जो है, स्मॉल r क्यूब अगर मैं लिख दूंगा यहां पे, तो r को मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूं, तो r को एक काम कीजिए यहां से पिक कर लीजिए, r की वैल्यू कितनी दी हुई है, स्मॉल r की वैल्यू 0.414 कैपिटल R, लिख दीजिए 0.414 कैपिटल R, करेक्ट, यहां तक सॉर्टेड है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होता था यूनिट सेल का, a क्यूब, क्योंकि a क्यूब है, और a की वैल्यू कितनी थी 2r, तो यहां पे क्या करेंगे ट्वाइस ऑफ r का होल क्यूब। जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करने जाऊंगा तो ये वैल्यू मुझे अप्रॉक्सीमेटली मिलती है 68% या फिर 0.68। बोलो मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं। तो इस कंफ्यूजन में मत बैठ जाना मेरे भाई कि कहीं आप 74% कर दो कि सर ये तो हमें एफसीसी जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, एफसीसी जैसा दिखाई दे रहा है, एफसीसी जैसा पैटर्न कह भी सकते हैं, ये फेस सेंटर्ड ही है, लेकिन फेस के सेंटर के ऊपर कौन ऑक्यूपाइड है, एक वॉइड ऑक्यूपाइड है, और यहाँ पे पार्टिकल टच कर रहे हैं कॉर्नर के, इसलिए कह सकते हैं कि एफसीसी नहीं, सिंपल क्यूबिक के अंदर जो फेसेस के जो वॉइड्स थे उनके अंदर हम लोगों ने एक दूसरा पार्टिकल डाला हुआ है। गेटिंग मी? 63 तो इसको सेलेक्ट तो कर लो, 63 है, ओके 68 मैंने कहा ना, 63 यहां पे आएगा, चेक कर लेते हैं, मतलब इसके आसपास जो आंसर है। तो गाइस ये सब कैलकुलेशन का खेल है, बाकी सिंपल क्वेश्चन था, एडवांस 21 का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। आप लोगों को प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि आपने कितना इजीली इस क्वेश्चन से डील किया। क्वेश्चन तो टफ ही था, लेकिन आपने वो गलती नहीं की जो हम लोग मोस्टली सोच के चल रहे थे कि आप लोग एफसीसी समझ के गलती करेंगे, बट यहां पे सॉर्टेड है। अब आ जाते हैं जेईई मेन 2019 का एक क्वेश्चन है। जेईई मेन 2019 के इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए एक बार, क्या बोला गया है। 5वां नंबर का क्वेश्चन आज के दिन का बोल रहा है कि सर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कॉपर जो था एफसीसी स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करता है, और इसकी जो एज लेंथ होती है वो x एंगस्ट्रॉम होती है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी, डेंसिटी पूछा गया है, सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह से है, बस आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप हिंट्स में भी जाएंगे तो देखिए हिंट में वही दिया होगा आपको फॉर्मूला mz/na इंटू a क्यूब, तो देखिए बस इसको अप्लाई कर दीजिए, दैट्स सिंपल। एक ही मोनोटोनस टाइप के क्वेश्चन हो गए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग यहां पे लगाना है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ग्राम पर से में निकालना है, तो d इज इक्वल्स टू क्या होता था mz/na इंटू a क्यूब। मोलार मास कितना दिया हुआ है बताइए मुझे, मोलार मास कितना दिया हुआ है इसमें। कॉपर हैज एफसीसी यूनिट स्ट्रक्चर, एफसीसी है तो इसका मतलब यहां पे आपको z कितना मिल गया, z जो होगा वो आपका हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय, उसके लिए आपको बोला गया कि हैज एफसीसी स्ट्रक्चर विद एज लेंथ दिया हुआ है आपको x, तो यानी आपको एज मतलब a दिया हुआ है, और एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, ग्राम पर सीसी के टर्म्स में चाहिए तो क्या कर दो 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या बन जाएगा
x मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर का होल क्यूब आ गया, ए क्यूब। Na की वैल्यू कितनी है बेटा, क्या बोला गया उसने? सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी? तो एटॉमिक मास भी दे दिया उसने 63.55। मुझे लग रहा था कि पहले कैलकुलेट ना करवा ले। 63.55 यू जो अगर एटॉमिक मास है गाइस, तो ये बात याद रखिए, 63.55 यू मतलब एक एटम का मास। अगर इसी मास को हम लोग बात करते हैं इसका ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास में, तो यही ग्राम पर मोल बन जाएगा, 63.55 ग्राम पर मोल। सो ग्राम एटॉमिक मास, मास, मोलर मास, एटॉमिक मास, ये सारे रिलेशनशिप अगर आपको जानने हैं तो अनुपम गुप्ता सर की क्लासेस अटेंड करते रहिए, जहां पे वो सिखा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के इतने इंटरेस्टिंग चीज है। अभी आगे बढ़ जाते हैं। 63.55 इंटू 4, Na की वैल्यू कितनी मानेंगे हम लोग? Na के लिए उसने हमें कोई हिंट दिया नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बोला, तो ले लेते हैं वही अपना 6 इंटू 10 टू द पावर 23 और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अगर मैं इसे मान लेता हूं ये एक्स क्यूब बनी जाएगा, 24 बनेगा तो -1 बचेगा, इसको ऊपर ले जाते हैं, देखिए ये बनेगा 63.55 मल्टीप्लाई बाय 40/6। ये फाइनल आपके पास में आएगा। अगर इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा आपको कितनी वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व कर लो। ये आपके पास में आ रहा है 16 के आसपास मान लीजिए, ऑलमोस्ट 16 मैंने मान लिया इसको। 16 4 जा होता है ना यार, 10.6 के आसपास आएगा, ये 10.6 के आसपास, तो 10 यानी 400 के आसपास आ रहा है। ये अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू आएगी 400/x क्यूब, ऐसा कुछ आएगा। अब 400 के आसपास भी देखो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक बैठ रही है। यहां पे मैंने थोड़ा रफली किया, और क्योंकि यहां पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना वो एक दूसरे से बड़े बड़े दूर है, ऐसा नहीं कि 2, 5, 6 का डिफरेंस है, 100, 200, 400 और 200। अगर कुछ 200 के आसपास होता तो कंफ्यूजन होता, तो हमें डिटेल में जाना पड़ता। अभी कुछ नहीं करना, 400 के आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी, पिक करके देख लेते हैं आंसर क्या आता है। जैसे ही मैंने ऑप्शन पिक किया सी, ये बोल रहा है कि भाई साहब वाओ। अब वाओ की कोई बात नहीं है यार, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपका विजन बहुत क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। हालांकि जो क्वेश्चंस होते हैं जब उनको सोल्व करने जाते हैं हम लोग, तो कई बार कैलकुलेशन बड़ी टफ आती है, तो आप लोगों को बीवेयर इस चीज के लिए कि आपके ऑप्शंस कैसे दिए। अगर आसपास है तो गाइस आई रिकमेंड यू कि आप जाएं, क्योंकि देखिए यहां पे मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊं, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन में ये जरूर ट्राई करता हूं कि मैं नियरेस्ट कैलकुलेशन तक जा चुका, तो वहां पे आपको इतना ही दिमाग लगाना चाहिए। चलिए आज के नए क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में आते हैं। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। तो गाइस नीट वालों के लिए भी मेरा एक सजेशन है, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा इनहेंस करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज करना चाहते हैं, तो जेईई के क्वेश्चंस को भी लगाएं। इसी तरह से जो जेईई के बच्चे हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जेईई का सेगमेंट देख रहे हैं, वो नीट के क्वेश्चंस भी ट्राई करके देखें ताकि आप लोगों को आइडिया लगे। अब आ जाते हैं जेईई मेन 2019 का एक क्वेश्चन है, और जेईई के स्ट्रीम के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद में मैं नीट के क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कंसिडर करो बीसीसी यूनिट सेल दी हुई है, और बीसीसी यूनिट सेल जो है उसमें 2 सॉलिड है 1 और 2, और पोजीशन ऑफ एटम जो है उसमें ऐसे दी हुई है अपन को। देखो सब दिया हुआ है, देखो ये क्या है बेटा, कौन सी स्ट्रक्चर है? ये है आपकी कह सकते हैं कि बीसीसी स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपके देखो कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे। ये वाला कहां पर है? इसके अंदर जो है आपका ये है तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ए के लिए, लेकिन इसके जो बॉडी का सेंटर है, बॉडी के सेंटर के ऊपर जो प्रेजेंट है वो है हमारा बी पार्टिकल प्रेजेंट है, तो कुछ इस तरह की होगी। लेकिन इसने बोला कि द रेडियस जो दी हुई है ना वो एटम बी की इज ट्वाइस दैट ऑफ ए। अच्छा, इसका मतलब ये भी दिया गया कि रेडियस जो आएगी ना बी की, वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ए दी हुई है। बहुत ही बढ़िया बात, बधाई हो भाई। तो द एज लेंथ इज 50% मोर इन सॉलिड 2 देन 1, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड नंबर 2। मतलब दूसरे वाले की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? करेक्ट है। तो दूसरे वाले की पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि एज लेंथ और रेडियस के बीच में जो है वो बेसिकली सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। करेक्ट। देखिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो बी वाला दिया हुआ है, बी के लिए अगर मैं जेड निकालूं तो जेड कितना आएगा? ये मैं सब सेकंड वाले स्ट्रक्चर के लिए कर रहा हूं, बी के लिए नहीं करेंगे, सेकंड स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं। सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर आपके ए सारे किसके प्रेजेंट है? कॉर्नर के ऊपर, यानी ए सारे कितने हो गए? 1। ए सारे कितने हैं? 1। करेक्ट, क्योंकि एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 8। तो कितना जाएगा? 1। अब बात करें अगर बी के लिए, तो बी कितना है प्रेजेंट? कितना? बॉडी के सेंटर के ऊपर प्रेजेंट, यानी एक ही है, तो यहां पे एक बी भी कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा 1। बॉडी का सेंटर जो होता है बेटा वो तो फुली कंट्रीब्यूट करता है ना यार, तो हमेशा कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। करेक्ट।
अब उसने क्या बोला है, द यूनिट, उसने अच्छा ये भी बोला है कि द यूनिट सेल ऑफ लेंथ इज 50% मोर इन सॉलिड 2। अच्छा, तो जो एज लेंथ दी हुई है उसका भी एक रिलेशन उसने दिया है कि वो 50% मोर देन है। तो वैसे हमें फाइंड आउट क्या करना था, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के पहले फॉर्मूला लिखो और फिर चेक करते हैं कि क्या सब कौन सा पैरामीटर मिसिंग है और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स Z, यानी पार्टिकल्स की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो पहले बताइए कि पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है। पार्टिकल जो था ए पार्टिकल की रेडियस अपन ने कितनी मान ली, R मान ली। तो अपन क्या बोलेंगे, 1 पार्टिकल था तो बोलेंगे 4/3 पाई। ये तो सेम ही रहने वाला है, 4/3 वाला पाई होगा फैक्टर। तो यहां पे क्या करेंगे, R क्यूब ले लेंगे, किसके लिए, ए की पार्टिकल है R क्यूब, प्लस 4/3 पाई R क्यूब दूसरे वाले के लिए, यस और नो। लेकिन दूसरे वाले की रेडियस कितनी दे रखी है, उसने बोला है कि डबल है, कुछ दिया ना यार, बी की रेडियस ए के से डबल है, तो आप इसको 2R ले लीजिए और इसका क्या जाएगा, क्यूब आ जाएगा। यानी ये जो आपके सामने दिया हुआ है ये पूरा का पूरा आपको मिल चुका है, द व्हाट वी कैन से, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया पार्टिकल्स ने। अब डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द इंटायर यूनिट सेल। और इंटायर यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या होती थी, आपके क्यूब की यूनिट सेल, तो आप क्या बोलेंगे, ए क्यूब हो जाएगी। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है, अगर मान लीजिए ये ए है, अगर मान लीजिए ये जो लेंथ है ये ए है, करेक्ट, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो यहां पे ए कितना है, यहां पे आ जाएगा ए 2R। 2R क्यों होगा, क्योंकि ये जो पार्टी, अच्छा नहीं 2R क्यों होगा, यहां पर अगर ए यहां पे दिया हुआ है तो यहां पे रिलेशनशिप क्या बनेगा, √3a इज इक्वल्स टू 4R, क्योंकि ये बॉडी सेंटर हो गया, √3a इज इक्वल्स टू 4R। तो आप बोल सकते हैं कि सर यहां से एज लेंथ आ रही है a इक्वल्स टू 4/√3R, कितनी आएगी, 4/√3R, करेक्ट है यहां तक। अब दूसरी बात आती है इसके लिए, दूसरी बात क्या आती है साइड वाले के लिए, तो मैं बोल देता हूं इसकी लेंथ होगी a डैश, भाई थोड़ी सी बड़ी होगी ना, और कितनी बड़ी है, उसने बोला है कि द यूनिट सेल एज लेंथ इज 50% मोर, यानी 50% मोर मतलब 1.5 गुना, 1 + 0.5, 1.5 टाइम्स। तो यानी अगर मैं बोलूं कि a डैश कितना है, तो आप बोलेंगे सर a डैश हो जाएगा 4/√3R मल्टीप्लाइड बाय 1.5। बोलो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो, बस बेटा यही वैल्यू तो पुट करनी है, यहां पे पुट कर दीजिए। यहां पे क्या आ जाएगा, 4/√3 इंटू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। अच्छा हो ही गया, ये a है आपका ना, ये कितना, इतनु R, अच्छा R ऑलरेडी लिखा है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, R का क्यूब। तो इस पर्टिकुलर जो आपके पास में रेडियस आ गई है, इसका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। बोलिए समझ में आई कि नहीं बात। ये पैरामीटर आपके सामने आया, कैसे निकाला हम लोगों ने, पहले वाले क्यूब से हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाला एज लेंथ का, किसके साथ में, पार्टिकल की रेडियस के साथ में। दूसरे वाले में क्या किया, जो रेडियस निकल के आई या जो एज लेंथ निकल के आई उसका 1.5 गुना कर दिया, क्योंकि वो 50% मोर थी। ये सारी वैल्यू आपको मिल चुकी है और आपको पैकिंग एफिशिएंसी के लिए सारे पैरामीटर आ चुके हैं। आर आपके सामने दिया हुआ है, आर से आर कैंसिल हो ही जाना है, क्योंकि यहां पे कितना आएगा, इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 4 से 4 कट जाएगा इस तरह से, ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे √3 बच जाएगा, तो बोलेंगे अपॉन में √3 आ गया। ये कितना है देखो बेटा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 और एक 9, तो आप बोलेंगे 9R क्यूब। ये आपस में कैंसिल हो ही चुके हैं अपने सामने, इससे ये कैंसिल हो गया ना बॉस, तो ये √3 बच गया, तो डिनोमिनेटर में √3 आ गया, इंटू नीचे कितना बचा अभी देखो, मल्टीप्लाई बाय 1.5, R क्यूब नीचे भी बचा हुआ है, तो R क्यूब से R क्यूब बच जाएगा, हटेगा। अच्छा ये क्यूब है एक्चुअली ना आपका, तो ये इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये है आपका 3√3, 3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये नीचे 3√3 है और ये वैल्यू कितनी है आपकी 64, करेक्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां 64 से कैंसिल हुआ, नीचे आपके उसमें 16 है और ऊपर कितना चला जाएगा, √3 का आपके पास में क्या मिल रहा है, क्यूब, √3 का क्यूब है 3√3 और एक आपके उसमें 3 है, तो √3 ऊपर भेज दीजिए इसको नीचे से, बिल्कुल सिंपल है, √3 यहां पे आ गया। अब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू कितनी आ रही है देखो, 9 है, 16.5 है, 16 इंटू 1.5 और ये वैल्यू कुछ इतनी है, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.732 और इसी के नीचे आपको मिल जाएगा 16 इंटू 1.5 और अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, ट्राई करिए इसकी इस वैल्यू को। मेरे सामने ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, पिक कर लीजिए आंसर को, 90% के आसपास ये वैल्यू मिलेगी। आप इसे सॉल्व करके देखिए घर पे और कूल। जेई के सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइए। कितने मजेदार क्वेश्चंस थे, लेकिन हमने कितनी आसानी से इनसे डील किया। थोड़े कैलकुलेशंस जरूर एकदम जेई लेवल के ही थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कर नहीं सकते, बहुत इजी क्वेश्चन लगे।
चलो आप आ जाते हैं नीट 2020 का क्वेश्चन करते हैं। जेई वाले बच्चों को बड़ा मजा आया, चलो जेई वालों अब तुम नीट के लगा, और नीट वालों तुम्हारा फिर से स्वागत है। अभी तक जेई के कर रहे थे, चलो अब खुद के डिपार्टमेंट के क्वेश्चन कर लो। 2020 का क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन आज के दिन का, बोल रहा है सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। एक एलिमेंट जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी बीसीसी में एग्जिस्ट करता है विद अ सेल की लेंथ दी हुई है, एज लेंथ 288 288 पिकोमीटर, तो द एटॉमिक रेडियस विल बी हाउ मच। क्वेश्चन तो इजी है वैसे, कि इसने बोला है कि यहां पे आपके सामने ए दिया हुआ है 288 पिकोमीटर, तो वैसे पिकोमीटर में ही आंसर सारे दिए हुए हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पिकोमीटर में आंसर निकाल देंगे हम लोग। उसके अलावा क्या बोला है उसने कि आर की वैल्यू उसने पूछी ना, रेडियस, तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक किसी भी पर्टिकुलर बीसीसी यूनिट सेल के अंदर डायगोनली पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं कुछ इस तरह से। तो जब डायगोनली करेंगे तो गाइस ये देखिए इस तरह से है ना, सेंटर टू सेंटर जाएंगे, तो ये आर है, ये 2r है, ये r है, और बॉडी का डायगोनल होता है √3a। तो बस ये रिलेशनशिप हमने निकाला है कि √3a इक्वल्स टू क्या आएगा 4r। तो r कितना आ जाएगा √3a/4, √3a/4। √3 की वैल्यू कितनी है, √3a/4 कहां पर दिया हुआ है देख लीजिए इस चीज में। इसने बोला है कि द एटॉमिक रेडियस, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3a/4। किस में दिया हुआ है √3a/4 का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है डी, √3a/4, बाकी a की वैल्यू तो दी हुई है 288 पिकोमीटर, तो यानी कोई चेंजेस नहीं था। ये एक इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा, अभी तक जो क्वेश्चन किए थे कंपैरिजन करा जाए तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है। एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या फंडा था कि बीसीसी यूनिट सेल के लिए √3a इक्वल्स टू होता है 4r, ऐसे ही एफसीसी के लिए कितना होता था √2a इक्वल्स टू 4r, और सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता था a इक्वल्स टू 2r। बेटा ये तीन रिलेशनशिप ना आपको एकदम फिंगर टिप्स पे ऐसे लर्न होने चाहिए। हम लोगों ने डेरिवेशन ऑलरेडी कर लिए, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लिए, लेकिन आप लोगों को ये जो फंडे है ना, ये सबसे ज्यादा लर्न अप होने चाहिए। इनको यूज करके आप कोई भी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो आगे। करेक्ट, आगे बढ़ जाए। आगे कहां बढ़ोगे, सबमिट तो कर दो यार, बिना क्वेश्चन करे थोड़े आगे बढ़ोगे। या चले, नीट 2018 का एक क्वेश्चन है 2018 का, आज के दिन का 8वां क्वेश्चन। प्लीज ट्राई कीजिए सभी लोग इसको। इसमें लिखा हुआ है कि आयरन जो होता है वो एग्जिबिट करता है बीसीसी यानी बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर और रूम टेम्परेचर के ऊपर, और अगर 900 डिग्री सेल्सियस के अबव हम लोग बात करें तो यही चेंज हो जाता है किसके अंदर, एफसीसी के अंदर। बहुत ही अच्छी बात है भैया। तो द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर इज टू दैट एट 900 डिग्री सेल्सियस विल बी व्हाट। तो आपने बोला है कि अज्यूम कर लो कि मास और रेडियस तो सेम ही रहने वाली है, मतलब ए चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया मुझे। यहां पे बेसिकली क्या चेंज होने वाला है, ए चेंजेस हो जाएंगे। ए क्या है, एज के लेंथ, एज के लेंथ है, राइट। देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए पे डिपेंडेंसी कैसे। डेंसिटी की बात करो, डेंसिटी कितना है यहां पे, डेंसिटी है आपके सामने, डेंसिटी का फॉर्मूला आपका होता था mz na इंटू ए क्यूब। यस और नो। कौन से पैरामीटर हैं जो सेम रहने वाले हैं, क्या na की वैल्यू चेंज होगी, नहीं। क्या मास चेंज होगा, नहीं। सिर्फ दो पैरामीटर चेंज होंगे, z एंड a। तो क्या करेंगे हम लोग, बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z डिवाइडेड बाय a क्यूब। होगा, बिल्कुल होगा। अब हम लोगों को दोनों एज की वैल्यू को डिफरेंशिएट कर लेना है। एक क्या है बीसीसी, दूसरा क्या है एफसीसी। बीसीसी के अंदर वैल्यू कितनी होती थी, ए की एज लेंथ, कैसे रिलेटेड होता था सर जी, अभी तो बताया √3 इक्वल्स टू 4r। यस और नो, करेक्ट है। यहां पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिख देंगे, ए किसकी बात करिए, बीसीसी की, तो कैपिटल बी लिख देता हूं यहां पे डिनोमिनेटर में, इस तरह से सब्सक्रिप्ट करके थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो बन जाएगा 4/√3r। अब बात करें एफसीसी की, तो एफसीसी के अंदर क्या होगा, एफसीसी के अंदर होता था √2a इक्वल्स टू 4r, अभी बताया मैंने। तो यहां से अगर आपको a की वैल्यू निकाल दें, एफसीसी के लिए कैपिटल F लिख देता हूं, तो बन जाएगा आपका 4/√2r। बोलो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो यानी आपस में इन दोनों के रिलेशनशिप आ रहे हैं, बस इनको वहां पे पुट कर दीजिए। बेटा क्या होगा, डेंसिटी किसका रेशियो चाहिए, इसको रेशियो चाहिए भैया डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बीसीसी। तो डेंसिटी ऑफ बीसीसी अपॉन डेंसिटी ऑफ एफसीसी कितना बन जाएगा, Z ऑफ बीसीसी। Z ऑफ बीसीसी कितना होता था 2। बीसीसी में Z 2 क्यों आया, क्योंकि पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे और कॉर्नर्स पे। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 और कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी का सेंटर भी 1, यानी टोटल 2।
मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा अपन ए क्यूब, ए कितना निकाला अपन ने इसका ए निकला है 4/√3, तो लिख दो यहां पे 4/√3 आर क्यूब, 4/√3 का होल आर क्यूब हो गया यहां पे, क्योंकि ए क्यूब के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, इनवर्सली बोलेंगे इस तरह से। सेकेंडली एफसीसी के लिए करेंगे तो जो नीचे दिया डिनोमिनेटर में तो सारा ऊपर चला जाएगा। देखिए ये क्या बन जाएगा, यही चीज बन जाएगी आपकी 4/√2 आर का बन जाएगा होल क्यूब डिवाइडेड बाय, एफसीसी के लिए हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि वैल्यू कितनी होती थी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एफसीसी में होते थे z = 4, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 4 और मैक्सिमम भी होते हैं, इसलिए तो एफसीसी करना पड़ गया था सीसीपी। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 4 से 4 हट ही जाना है, क्यूब में आर का हट ही जाएगा, मोर और लेस यहां पे बन जाएगा 2 आपके सामने। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है आपको। देखिए √3 जो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके बन गया 3√3, नीचे क्या बन जाएगा, यहां पे ये बन जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑलरेडी है तो 4√2। देखो इस तरह का कोई आंसर दिया हुआ है आपको कि आपके सामने ये क्वेश्चन है आपका नीट 2018 8th क्वेश्चन, यहां पे आपके सामने आंसर दिया हुआ है। चलिए चेक करिए, बताइए 3√3/4√2 सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है ए। चलिए सेलेक्ट करके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा कंपैरेटिवली मजेदार लगा। इस क्वेश्चन के अंदर कोई डायरेक्ट फंडा भी नहीं था, थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग लगाना था, मैनिपुलेटिव क्वेश्चन था। आपको सिर्फ ये चेक करना था कि ए से कैसे रिलेटेड है। एनीवेज आइए आज के 9th क्वेश्चन में, आज के दिन का क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया आपको कि लिथियम बीसीसी स्ट्रक्चर में ऑक्यूपाई करता है, इसकी डेंसिटी दी हुई है 530 kg/m³। तो देखिए आपके ऊपर है, अगर आप आंसर जो किस में ले जाना चाहते हैं। अगर आपका आंसर अच्छा इसमें पिकोमीटर में बोला तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मीटर्स में फाइंड आउट कर लीजिए। मीटर में करेंगे तो फिर पिकोमीटर में ले जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मीटर को अगर आप मान लीजिए -10 के पावर में रखते हैं तो एंगस्ट्रम बन जाएगा, -12 में ले जाते हैं तो वो बन जाता है आपका पिकोमीटर में। चलिए अभी देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लिथियम, तो एज लेंथ निकालना है, सारी चीजें दी हुई हैं, बस आपको वही फंडा लगाना है हमारा, कौन सा, डेंसिटी का फॉर्मूला। तो D = कितना होता था, डेंसिटी = mz Na/a³। मोलर मास कितना दिया हुआ है बताइए, मोलर मास यहां पे दे दिया है, लिथियम है तो लिथियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, कैलकुलेट द एज लेंथ इसने फाइंड आउट करवाई है, डेंसिटी दे दिया, एटॉमिक मास 6.94 दिया हुआ है ना इनका, तो यहां पे लिख दीजिए 6.94, करेक्ट है। मल्टीप्लाइड बाय z कितना होता है, बीसीसी यूनिट सेल के लिए z अभी मैंने बताया कितना होता था वैल्यू 2, डिवाइडेड बाय Na × a³। Na की वैल्यू कितनी दी हुई है यहां पे, देखिए Na की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय a³ और a हम लोगों को फाइंड आउट करना है a³, और इस वैल्यू कितनी दी हुई है। अब देखिए आपको दिमाग यहां पे ये भी लगाना है कि जैसे मैंने अगर यहां पे ग्राम लिया है तो आपको भी कुछ उसी तरह से चीजों को चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने मान लीजिए सारी चीजें ग्राम में ले ली तो a अगर मान के चलिए आप किस में लेके आते हैं, a की वैल्यू यहां पे डिपेंड करेगी कि आप वैल्यू जो यहां पे लिख रहे हो किस में लिख रहे हैं। अगर यहां पे दिया हुआ है kg मीटर में तो वहां पे मीटर में आएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया है 530 kg/m³। तो आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए 530 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। अब ये कितना होगा, ये 530 10⁻3 आपका बन चुका है ग्राम्स के अंदर, करेक्ट। ये बन गया आपका ग्राम्स पर, जो सीसी था उसकी जगह पे मीटर क्यूब ही है, यानी आंसर आपका ए आना चाहिए मीटर्स के अंदर। और जो आंसर आपका फाइनल आएगा उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻12 से तो आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा पिकोमीटर्स के अंदर। बहुत सिंपल सा फंडा है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पे आपकी वैल्यू आ रही है a³ = कितना आएगा 6.94 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 530 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। बस इस वैल्यू को, ये वैल्यू जो है a³ किस में दी हुई है आपकी, ये सारी की सारी जो वैल्यू आपकी दी हुई है ये अभी मीटर्स में, अगर मान लीजिए मुझे पिकोमीटर में ले जाना है क्योंकि आंसर उसमें, तो क्या करेंगे, मीटर को कर लीजिए किससे मल्टीप्लाई, 10⁻12 से। लेकिन यहां पे क्यूब है तो अगर क्यूब कर देंगे 10⁻12 का तो होता है 10⁻36। अगर आपको ये वैल्यू पिकोमीटर में चाहिए a³ तो ये बन जाएगा 6.94 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 530 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻36। ये आपकी वैल्यू जो आ रही है ना गाइस, ये है आपकी किसके अंदर, पिकोमीटर के अंदर। और अगर इसी को आप सॉल्व करके इसका क्यूब रूट ले लेते हैं तो ये आपको दे देगा वैल्यू फाइनल। इसे सॉल्व कीजिए, 9th क्वेश्चन है आपका।
ट्राई कीजिए इसको, घर पे ट्राई कीजिए इसे, इस कैलकुलेशन को, यू विल बी गेटिंग द आंसर 352। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग अहेड। लेकिन नीट के लिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि नीट के लिए इतने कैलकुलेशंस आपको थोड़ा सा जायज नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, 45 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और इतना ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास होते नहीं है। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप लोग वहां तक पहुंचे, उसके बाद में आप लोगों को रफली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नीट 2015 10th क्वेश्चन, और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे इन चीजों को टैकल करना है। आज ही इस क्वेश्चन में बोला कि एक गिवन मेटल जो क्रिस्टलाइज हो रहा है क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, इसकी एज लेंथ दी हुई है 361 पिकोमीटर, करेक्ट। इस मेटल के लिए देयर आर 4 मेटल एटम्स इन 1 यूनिट। अरे यार, ये तो हम लोगों को पूरी हिंट ही मिल गई है यहाँ पे। उसने क्या बोला कि 1 यूनिट सेल के अंदर क्या है, 4 मेटल एटम्स हैं। तो इसका मतलब आपको Z मिल गया। Z से क्या आप ये बता कर सकते हो कि ये कौन सी यूनिट सेल है? एक यूनिट सेल थी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते थे 4, यानी आपका ये FCC या फिर CCP यूनिट सेल है। इसके लिए बोला गया कि रेडियस ऑफ 1 एटम कितनी होगी। अबे यार, इतना इजी क्वेश्चन मत दिया करो भाई। तो ये FCC के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2a = 4r। क्या मैंने आप लोगों को बार बार यही चीज करवाई है? मैंने आपको बताया कि FCC के लिए लर्न कर लो √2a = 4r, यानी पार्टिकल्स आर टचिंग ईच अदर अलोंग द फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल जो होगा a, उसकी वैल्यू कितनी है? एज लेंथ दी हुई तो है बॉस 361, तो √2 × 361, करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं = 4r, यानी 4r कितना हो जाएगा, 4 × और r उसने पूछा है हमसे, करेक्ट। तो यहां पे आपको r की वैल्यू निकाल के देना पड़ेगा √2 × 361 / 4, करेक्ट है। ये वैल्यू ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं कि 90 के आसपास आ रही है। 90 हो जाएगा ना यार, ये 1 है तो मतलब इसके आसपास है। और 90 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.4, यानी ऑलमोस्ट 1.5 गुना कर देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? तो ये वैल्यू देखो 108 तो नहीं होगी, ज्यादा आएगी। ये कम हो नहीं सकती, कम हो नहीं सकती। एक ही ऑप्शन बचा है बी। ये था एकदम परफेक्ट, जो हमारी कैलकुलेशन, जो रफ कैलकुलेशन पे एकदम आधारित था। सेलेक्ट कर दीजिए इसका आंसर 127। सेलेक्ट करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। कूल। बस ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट सीखो भैया हमारे साथ में। जेईई और नीट की तैयारी मैं आपकी करवा दूंगा। बस आपको मेक श्योर करना है कि डे 1 से लेकर लास्ट तक आप मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड करें, सारे थ्योरी सीखें, PYQs जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जेईई नीट के वो अटेंड करें। और अगर उसके ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है फर्दर, तो हमारा MBAI ऐप आपके लिए स्वागत करता है। MBAI ऐप को डाउनलोड कीजिए आज ही, और यहां पे इस जर्नी को बेसिकली अटेंड कीजिए, जहां पे लर्न एंड प्रैक्टिस की एक ब्यूटीफुल दुनिया आपके लिए बनी हुई है। सारे बुक्स जितने भी हमारे पास में केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं वो आपको मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। NCERT एग्जाम प्लस भी मिलेंगे। तो इट्स अ बेनिफिट थिंग टू ऑल ऑफ अस। चलिए बेटा, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ में। कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.